हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन क्लास 6। लर्न विद फन क्लास 6 में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? 6 क्लास का मैथ, एसएसटी एंड इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट हम जो आज ले रहे हैं वो है हमारा द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इसको देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको थोड़े थोड़े चैप्टर मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, बिगिनिंग का मतलब होता है हमारा किसी चीज की शुरुआत। ठीक है, तो बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। और द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन यानी हमारी भारतीय सभ्यता जो होती है। ठीक है, तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ बच्चों? द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की शुरुआत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है आपको? लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही सुंदर एक तरह से बात लिखी है, उसे पढ़ते हैं। द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, नोन वेरियसली एज द हड़प्पा, इंदूज एंड इंदू सरस्वती। यानी कि भारत की जो सबसे पुरानी यानी प्राचीन सभ्यता को या तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु सभ्यता। अगर आपके एग्जाम में कोई भी नाम आए इससे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बताओ, सिंधु सभ्यता के बारे में बताओ, हड़प्पा, तो ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना। अब है वाज इंडेड रिमार्केबल इन मैनी वेज, यानी कि रिमार्केबल का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ही खास, शानदार या अद्भुत। यानी ये जो सभ्यता है ये कई कारणों से बहुत ही खास थी। इसके कई कारण थे जिसकी वजह से ये बहुत खास थी। सबसे मेन था जैसे इट शोड हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स। इसे इजी लैंग्वेज में समझोगे तो वेल बैलेंस होता है मतलब बहुत ही संतुलित, यानी वेल बैलेंस्ड मतलब बहुत जिसमें कोई कमी नहीं हो, बोल सकते हैं। कम्युनिटी मतलब समाज। तो इसका मतलब क्या है कि इस सभ्यता के यानी जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं इसके लोग मिलजुल कर रहते थे। उनका जो समाज था वो बहुत ही क्या था? वेल बैलेंस्ड यानी संतुलित था। अब जैसे आप हो, आपकी क्लास में बहुत बच्चे हैं जो कुछ रिच भी होंगे, कुछ पुअर भी होते हैं, कुछ मिडिल भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ जो मिडिल फैमिली से हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं या बहुत ही रिच फैमिली से हैं, लेकिन बैठते तो सब एक साथ है ना। सब एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही डेस्क पे बैठते हैं, यहाँ तक कि लंच भी शेयर करते हैं, साथ में खेलते भी हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते। स्कूल में जो ड्रेस बनाई जाती है ना, वो इसीलिए ही बना जाती है तो ताकि हम ये ना वो, क्योंकि हम अगर कपड़े एक जैसे रखेंगे तो सभी बच्चे, उससे हमें क्या होगा? हमें पता नहीं चलेगा कि ये मिडिल फैमिली से है या रिच या पुअर, क्योंकि सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। तो इसी तरह से सभी एक साथ बैठते हैं, अपना लंच शेयर करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं वेल बैलेंस कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? वेल बैलेंस कम्युनिटी। तो वही चीज वो बता रहा है कि इस वाली सिविलाइजेशन यानी इस सभ्यता के टाइम पर ऐसे ही वेल बैलेंस कम्युनिटी थी। ठीक है, अब द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेरिंग। तो आपको बताया यही कि ग्लेरिंग का मतलब है बहुत ज्यादा साफ दिखाई देना, यानी कि अमीर और गरीब में कोई फर्क दिखाई नहीं देता था। कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता था कि वो अमीर है वो गरीब है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। फिर है अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क। आज अगर किसी के पास बहुत बड़ा, मान लो आज किसी के पास बहुत बड़ा घर है, ठीक है, किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा क्या था? डिफरेंस है ना, कि किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर है। आपने देखा होगा कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ लोगों के पास घर है, किसी का बहुत अच्छा घर है, किसी का नॉर्मल घर है, किसी का बहुत थोड़ा लो है। तो ये होता है डिफरेंस। लेकिन उस टाइम पर ऐसा बहुत कम था, उस टाइम पर ऐसा
कुछ नहीं, मतलब कम था, ऐसा नहीं था। अब है द हड़प्पा सोसाइटी सिनेरियो वाज द एक्सप्लॉयटेशन बट द म्यूचुअल एकोमोडेशन। इसका मतलब समझ, अब हम देखते हैं इसमें एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह से शोषण करना, ठीक है, किसी कमजोर व्यक्ति का या किसी कमजोर का फायदा उठाना। और म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का। और एकोमोडेशन का मतलब होता है समझदारी, सहयोग, मिलजुल कर रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उस पर शोषण, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से साथ में काम करते थे, एक मतलब ऐसे नहीं करते थे कि इसका फायदा उठा रहे हैं या उसका फायदा नहीं, कि गरीब का। तो उसी तरह से जैसे आप समझिए कि अगर स्कूल में एक बच्चा है, दूसरे बच्चा उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, या वो आज स्कूल में आया, दूसरे बच्चे ने उसकी हेल्प करी काम करने में, अपना होमवर्क भी शेयर करा, उसको घर जाकर उसको होमवर्क भी कराया, तो इसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल एकोमोडेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरे का होमवर्क करवाकर खुद आराम कर रहा है, या फिर वो मतलब बच्चे कि ये तो कुछ नहीं कहता, उससे अपने सारे काम करा रहा, मेरे लिए पानी की बोतल भर ला, मेरी बुक चेक करा ला, तो ये क्या होता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण। तो हड़प्पा में ये सब नहीं होता था, ठीक है बच्चों। अब है व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, वही या फिर पहले आप बताइए, जैसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि भारतीय जो सभ्यता थी उसकी शुरुआत किस सभ्यता से मानी जाती है, यानी कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है उस किस सिविलाइजेशन से उसका स्टार्टिंग है, ठीक है। और आप बता सकते हैं हाउ मैनी टाइप नेम ऑफ हड़प्पा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल बैलेंस कम्युनिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है कि इसका क्या मतलब है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता क्या है। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, ठीक है। तो इसका आंसर भी इसी में है। व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट, उनकी मतलब क्या मेजर अचीवमेंट थी या उपलब्धियां थी, वो आपको लिखनी है, ठीक है। और हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो आप आंसर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे से। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, वही जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसका देखिए। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4, देखो पहले मैं आपको इसी के मतलब जो पढ़ रही हूँ उसको समझाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और चाहे हमें इसके 3 पेजेस ही करने पड़े, यहाँ तक ही करना पड़े, पर हम चैप्टर को इजीली और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 6 क्लास से एसएसटी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि जब भी हम 6 के बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th अगर हम एसएसटी अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी भी हम गवर्नमेंट जॉब या किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमारे को एसएसटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप settling down, practicing agriculture, developing some technology such as construction, अब इसे आप क्या बोलेंगे, मेटलॉजी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन। तो देखो एट द एंड ऑफ चैप्टर जो हमने चैप्टर 4 पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो ह्यूमन आए, मतलब ह्यूमन ग्रुप आए में रहे, फिर स्थायी रूप से उन्होंने सेटल होना सीखा है, मतलब एक तरह से सेटलिंग हुए कि एक ही जगह पर रहना स्टार्ट किया। उसके बाद प्रैक्टिसिंग की, एग्रीकल्चर कृषि की, मतलब खेती की, डेवलपिंग की, किसमें डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी मतलब सच एज कंस्ट्रक्शन करना सीखे थे, मेट्रोलॉजी मतलब धातु कर्म, वही, एंड ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि हमने 4 चैप्टर में क्या देखा था कि सबसे पहले जो हमारे ह्यूमन थे उनका जो ग्रुप था वो स्थायी रूप से रहने लग गया था, एक जगह बना ली थी, वरना वो पहले कभी कहीं रहते थे। उसके बाद उन्होंने कृषि करना सीखा, खेती करना सीखा, फिर कुछ तकनीकें जैसे कंस्ट्रक्शन, वही जो मैंने आपको बताया, और ट्रांसपोर्ट, मेटोलॉजी मतलब धातु वगैरह, जो धातु कर्म जो होता है, तो वो सब सीखा, ठीक है। मूवर्ड्स, अब इसमें है मूविंग टूवर्ड्स, यानी की ओर बढ़ना, और सिविलाइजेशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है, सभ्यता। तो व्हाट देन इज सिविलाइजेशन, व्हाट देन इन civilization in general the term is used for an advance
stage of human societies to be precious, we will consider here that a civilization should have at least the following. अब इसमें देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सभ्यता शब्द का प्रयोग कहाँ स्टार्ट हुआ, मानव समाज के उन्नत यानी कि बढ़ने, उन्नति के लिए, उन्नत अवस्था के लिए, किसको बोलेंगे, उन्नत अवस्था के लिए, यानी कि समानता ये शब्द यूज किया जाता है किस लिए, मतलब इन जनरल होता है समानता। अब एक एक वर्ड मीनिंग वर्ड्स का बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी विशेषताएं। तो क्या बोलेंगे कि हम ये मानेंगे कि सभ्यता, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कम से कम क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सब ये बता रहे हैं। तो समानता शब्द का जो प्रयोग है वो मानव समाज की उन्नत अवस्था, मतलब मानव समाज के लिए किया गया। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, वही जो विशेषताएं। तो सबसे पहले देखो सम, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहले बुक का समझते हैं फिर थोड़ा सा अपने आप से समझाते हैं। Some form a government and administration to manage a more complex society and its many activities, urbanism। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार और प्रशासन, ठीक है। तो ये क्या थे, सरकार और प्रशासन टू मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स, ताकि बड़ा और हमारे समाज में जो मोर कॉम्प्लेक्स, हमारे समाज के लिए जो एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां जो जरूरी हैं वो सब कौन देखेगा, हमारी गवर्नमेंट देखेगी। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट का भी। तो इसमें ये किस में होगा, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, समाज वो सरकार और प्रशासन। जो आज भी हमारा जो ये गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये सब यही लोग देखते हैं। एंड अर्बनिज्म मतलब जो हमारे ये अर्बन मतलब गांव से थोड़ा ऊपर, नगर क्या बोलते हैं उसको, नगरीकरण, नगर, टाउन प्लानिंग, जो टाउन होते हैं, हाँ ये होता है टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट। यही जो आपको बताया कि जो हमारे टाउन है उसके लिए जो जो चाहिए, शहरों के विकास के लिए जल प्रबंधक, जल का निकलने का अगर ना देखा जाए तो हमारे सब चारों तरफ पानी भर जाएगा, ये सब देखने के लिए। तो अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट से आप समझ गए, जो क्राफ्ट्स होता है जैसे शिल्प, जो जैसे कि कोई कच्चा माल लेके, रॉ मटेरियल्स लेकर उससे चीज़ें बनाना, जैसे कच्चा माल लिया, पत्थर लिए, धातु ली, उनसे औजार बनाए, आभूषण बनाए, ज्वेलरी मतलब आभूषण। तो यही है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन और मेटल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड सच एज ऑर्नामेंट एंड टूल्स। वही कि ऑर्नामेंट्स और टूल्स बनाए, क्राफ्ट्स सच एज स्टोन से, मेटल से, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करा, ठीक है। ट्रेड बोथ इंटरनल विद अ सिटी और अ रीजन एंड अ एक्सटर्नल विद डिस्टेंट रीजन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट ऑफ गुड। यानी कि इसका मतलब है व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार, कैसे अपने शहर में भी और अन्य मतलब किसी और शहर में भी, किसी और शहर में जाकर वस्तुओं का आदान प्रदान। ये सिखाया था ना आपको चैप्टर 4 में कि किस तरह से उन्होंने फिर उनको अनाज देते थे, उनसे कुछ और खरीदते थे, सामान लेते थे, तो उनको बोलते हैं कि अपनी चीज देना और उनसे कुछ और लेना जो तुम्हारे लिए है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सचेंज, ठीक है। तो उसका आदान प्रदान। इसके बाद है राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू द कम्युनिकेट, यानी कि अगर हम राइटिंग यानी उसके नीडेड टू रिकॉर्ड रखना, एक दूसरे से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए आवश्यक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए राइटिंग। कल्चरल आइडिया, वही जो हमारे कल्चरल आइडिया क्या आएंगे, जो हमारे कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, क्या है, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन एंड सोशल कस्टम। यानी कि जीवन और जो हमारा जैसे संसार है उससे जो जितने भी जुड़े हुए हमारे जो जैसे त्योहार हो गए, वास्तुकला हो गई, साहित्य हो गया, इसको हमारे रीति रिवाज हो गए, तो ये होते हैं हमारे कल्चरल आइडिया। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है कि कृषि की मतलब खेती। अगर हम खेती नहीं करेंगे, गांव की नहीं बल्कि शहरों के लिए भी जरूरी है क्या,
एग्रीकल्चर, खेती करना। तो इसी के बारे में वो थिंक अबाउट इट देख लेते पहले। इसमें है विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक डू यू थिंक इज द मोस्ट फंडामेंटल दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर। यानी कि जो ऊपर हमें ये जो दिए हैं उनमें से कौन सी सबसे आपको इम्पोर्टेंट लगती है फंडामेंटल में से, और उन सभी विशेषताओं के साथ अर्थात वह विशेषता आपको कोई एक बतानी है जिसमें विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप देखो हमने क्या देखा था। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि इंसान कैसे थे, जंगलों में घूम घूम कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक जगह पर, पहले मैं इस चैप्टर की समझा रही हूँ, इस पे हम नहीं गए हैं, सिर्फ इसे समझिए जो मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो हमने क्या देखा था कि जो इंसान है वो जंगलों में घूम घूम कर रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, एक जगह पर बसना स्टार्ट कर दिया, वहां पर बस कर रहकर उन्होंने खेती करना सीखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे घर बनाए, नई नई क्या करी तकनीकें, क्या बोलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ घर बनाना और खेती करना ही सिविलाइजेशन है? तो क्या कहेंगे आप, नहीं, खेती करना या घर बनाना ही हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता नहीं है। तो फिर सभ्यता क्या होती है? तो बच्चों, सभ्यता का मतलब होता है जब लोग मिलकर नियम के साथ खेती करते हैं, शहर बनाते हैं, व्यापार करते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं और एक दूसरे एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम सभ्यता। मान लो, एक इजी बात सुनो, मान लो आपने एक शहर बनाया, वहाँ पे कोई रूल नहीं है, वहाँ कोई रूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग सामान खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते एक दूसरे को, तो क्या वह एक अच्छा शहर बन पाएगा? आपने सोचा है कि अगर ये सब ना हो तो हमारा जो एक अच्छा शहर या अच्छा कम्युनिटी बन जाएगी, एक अच्छा सिविलाइजेशन बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि एक अच्छी सिविलाइजेशन, सभ्यता जो हमारी है, उसको सफल बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, वही इसमें बताया है। देखो, सबसे पहले उसने बोला गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सरकार और प्रशासन। सबसे पहले आती है सरकार। तो सरकार का काम क्या होता है? रूल बनाना, लोगों को सेफ रखना यानी सुरक्षा करना और व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे स्कूल है, आपका स्कूल है, उसमें टीचर और प्रिंसिपल ना हो तो पूरा स्कूल कैसे संभलेगा? अगर प्रिंसिपल ना हो, टीचर हो, तो स्कूल में क्या होगा? बच्चे अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं भी पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इस स्कूल के लिए किसकी जरूरत होती है? एक प्रिंसिपल की, और एक प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर्स की। तो इसी तरह हमारी सिविलाइजेशन को एक सरकार की जरूरत होती है। ठीक है, अर्बनिज्म मतलब नगरीकरण, इसका मतलब है अच्छी तरह से एक शहर बसाना। ये अर्बनिज्म यानी एक नगरीकरण, अच्छी तरह से शहर बसाना, जहाँ पर सड़कें बनाना, पानी पहुँचाना, गंदा पानी जो हो जाता है, जो घर से हमारे बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, या बारिश का पानी है, उसको किस तरह से बाहर निकालना, तो ये भी एक क्या है, बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में अगर पानी की टंकी ना हो, नालियाँ ना हो, तो क्या होगा? चारों तरफ क्या होगा? गंदगी फैलेगी, पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? तो हर शहर में पानी की और सफाई की व्यवस्था होती है। अब है क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स में जैसे हाथों से उपयोगी चीजें बनाना, क्या है अब हमारा क्राफ्ट्स? जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने, औजार, खिलौने। जैसे एक कुम्हार है, वो मिट्टी से घड़ा बनाता है, सुनार सोने के गहने बनाता है, इसे ही हम कहते हैं क्राफ्ट्स, शिल्प। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शिल्प, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्राफ्ट्स। अब आती है ट्रेड की बारी। तो ट्रेड क्या होता है? जब लोग एक दूसरे से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे उसको बोलते हैं ट्रेड। जैसे आप दुकान पर गए, आपने पेन या पेंसिल खरीदी, आपने पैसे दिए, तो यही कहलाता है क्या? ट्रेड। अगर और बड़ा ट्रेड यानी कि एक शहर से दूसरे शहर से सामान लाए, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, यानी बाहर से हम सामान को एक्सचेंज करें। ये तो हुआ पेंसिल वगैरह, तो अपने ही इसमें। अब है राइटिंग। अगर लिखना ही नहीं आएगा तो क्या किताबें बनती? सोचो आप, अगर हमें लिखना ही नहीं आता तो क्या कभी किताबें बनती? क्या कभी हिस्ट्री लिखी जा सकती? नहीं। हमें हिस्ट्री कैसे पता लगी? क्योंकि वो लिखी होगी तभी तो हमें पता चला। तो इसलिए सिविलाइजेशन के लिए हमें लिखना यानी राइटिंग बहुत जरूरी है।
लिखने से लोग बातें याद रखते हैं और हमारी जो नॉलेज है या जानकारी है वो हम, अब जैसे हमने कुछ लिखा या हमने कुछ पढ़ा, वही अब जैसे मैंने पढ़ा, मैंने आप तक पहुंचाया कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मैंने आप तक पहुंचाया, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक वो कैसे पहुंचेगी, जब हम लिखेंगे और वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग जरूरी है। फिर आया हमारा कल्चरल आइडिया। कल्चरल आइडियाज में क्या हुआ, जैसे हमारे त्योहार हुए, डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, आर्ट हुई, रीति रिवाज हुए, हमारे जो हमारी लैंग्वेज हुई, ये सब आते हैं हमारे कल्चरल आइडिया में। जैसे हम दिवाली बनाते हैं, होली, ईद, क्रिसमस, तो ये क्या है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। अब है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, ये आता है लास्ट में। अगर हमारे एग्रीकल्चर यानी कि खेती अच्छी नहीं होगी या खेती नहीं होगी तो क्या सभी को खाना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा खाना। सिर्फ गांव के लिए ही नहीं चाहिए खेती, जब तक गांव में खेती नहीं होगी तो लोग, शहर के लोगों को भी खाना नहीं मिलेगा। तो अगर किसान गेहूं और चावल ना उगाए तो बाजार में खाना कहाँ से आएगा। इसलिए खेती जो है किसी भी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। तो अब आप बताइए, आप आज अभी आपने क्या जाना, सभ्यता बनने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। गवर्नमेंट यानी सरकार, अर्बनिज्म, क्राफ्ट्स, ट्रेड, राइटिंग, कल्चरल आइडिया और एग्रीकल्चर, सभी की ज़रूरत है। तो इसी के अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हम कई बार हमें बुक का लिखा हुआ इतना अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन जब हम खुद से अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, उसको समझाते हैं तो बहुत इजीली समझ में आता। तो मुझे लग रहा है ये वाला चैप्टर, इतना पेज तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लेट्स एक्सप्लोर से। लेट्स एक्सप्लोर हमें क्या कह रहा है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट अबव कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन दैट माइट एग्जिस्ट इन सच अ सोसाइटी। यानी कि जो हमारे ऊपर जो ये दी हुई है, इसमें प्रत्येक जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता है, क्या आप उन्हीं सभी प्रोफेशन या व्यवसाय जो ऑक्यूपेशन है उसकी एक सूची बना सकते हैं जो ऐसे समाज में हो सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी आपकी है, इसको देखते हैं अभी हम करेंगे या नहीं। तो इट इज इजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड टुडे, but when did civilization begin in the sense we have now defined। यानी कि इसका मतलब है कि ये समझना तो बहुत आसान है कि आज दुनिया में जो हमारे सिविलाइजेशन है या क्या बोलते हैं इस टाइम पर, तो अधिक जो हमारा समाज है उसमें ये सभी क्या है जो आपको ये बताई थी इस वाले पेज पर कैरेक्टरिस्टिक, ये सब आज हमारे समाज में है। तो ये सभी जो विशेषताएं वो मौजूद हैं, अभी हमारे पास गवर्नमेंट भी है, कल्चरल आइडियाज भी है, सब है। तो बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, लेकिन जिस अर्थ में हमने इसको समझा, क्या इस अर्थ में इस सभ्यता की शुरुआत हुई होगी या कब हुई, ये बोल रहा है कब हुई। तो सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से सभ्यता की शुरुआत अलग अलग समय पर हुई, डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइम इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया। जो मेसोपोटामिया है, जो अब इराक और सीरिया के नाम से हैं, उसकी शुरुआत दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर अगो, यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत, वो कम से कम 6000 ईयर पहले हुई, 6000 साल पहले हुई। And the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. You will learn about these and a few more civilization in a later grade. पहले हम पढ़ लेते हैं। In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contributions and advances of those ancient civilization. इसमें इसके कहने का मतलब है कि उसके बाद, उसके कुछ शताब्दी बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, इजिप्ट, ठीक है, प्राचीन मिस्र की। अब आगे की जो हमारी कक्षा, मतलब आगे की जो फ्यू मोर सिविलाइजेशन, जो हमारे आगे की क्लासें होंगी, ये लेटर ग्रेड, मतलब अभी 6 ग्रेड में नहीं, जो आगे की हमारी क्लासेस होंगी, उन सभ्यताओं के कुछ और
और भी अन्य सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए क्या मायने हैं, उन प्राचीन सभ्यताओं का जो महान योगदान या प्रगति के बिना मानवता आज की अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब ये है, अगर वो प्राचीन सभ्यता यानी जो सभ्यता थी उनका अगर हमें योगदान नहीं मिलता, अगर वो लोग ये इस पर प्रगति नहीं करते या उसको आगे नहीं बढ़ाते, तो ये हम अभी यहाँ जिस कंडीशन में, मतलब जो हमारी अच्छी कंडीशन है या जो हमारी सिविलाइजेशन है उस तक हम नहीं पहुँचते। तो फिलहाल हम किस पर बात करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है, एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ ये रहा। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर अवर स्टोरी बिगिंस। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल हम भारतीय उपमहाद्वीप पर यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ध्यान देंगे, और हमारी जो कहानी है वो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी क्षेत्र से शुरू होती है। अभी हमें कुछ टाइमलाइन दी है जिसमें हमें बताया बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन 4000 BCE, यानी कि 4000 BCE हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। एंड BCE तो बिगिनिंग ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन, वही मिस्र की जो सभ्यता की शुरुआत कम से कम BCE 3000 यानी कि 3000 ईसा पूर्व बताया था ना, बर्थ क्रिस्ट एरा जो हमने पढ़ा था चैप्टर में। फिर उसके बाद है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका बताया 2000 बताया, लेकिन ये वैसे है 2600 से 1900 BCE। BCE का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा पूर्व, यानी यीशु मसीह थे उनके जन्म से पहले का टाइम, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको समझाऊं इसके साथ अगर हम समझते हैं तो हमने क्या जाना था, हमने पिछले वाले पेज पर ये जाना था कि किसी भी जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके लिए किसी भी सभ्यता में जैसे सरकार, शहर, व्यापार, खेती, राइटिंग, संस्कृति, शिल्प यानी कि क्राफ्ट्स, ट्रेड, इसमें इन चीज़ों जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सारी चीज़ें अगर एक ही दिन में बन गई थी? एक दिन में तो नहीं बनी होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, ये सब हमें धीरे धीरे कई हजार सालों में मिली। जैसे कि बताया गया कि आसान भाषा में अगर हम समझें तो समाज में सरकार है तो वहाँ पे क्या है, राजा, मंत्री और सैनिक होंगे। खेती है तो किसान भी होंगे, व्यापार है तो व्यापारी भी होंगे, अगर क्राफ्ट है यानी कि शिल्प है तो कुम्हार, सुनहार, लोहार, बढ़ई सब होंगे, अगर राइटिंग है तो लेखक या लिपिक यानी रिकॉर्ड कीपर जो होते हैं हमारे वो भी होंगे। यानी किसी भी सभ्यता में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं। सरकार, राजा, मंत्री, खेती के लिए किसान, व्यापार के लिए व्यापारी, ठीक है। तो आज दुनिया के सभी लगभग भी नहीं बोल सकते, सभी देशों में ये क्या है, हमारे पास ये सब मौजूद है। जैसे आपके शहर में क्या है, सरकार भी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़कें हैं, दुकानें हैं, किसान हैं। तो आज का हमारा समाज एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। क्या है, सभ्यता। लेकिन सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्या पूरी दुनिया ने एक साथ सभ्यता सिविलाइजेशन शुरू करी थी कि सभी एक साथ करेंगे? तो नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर सिविलाइजेशन का विकास हुआ, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आई? मेसोपोटामिया सभ्यता आई, जो आज इराक और सीरिया के क्षेत्र में है। आज इराक और सीरिया के क्षेत्र में है मेसोपोटामिया सभ्यता। इसकी शुरुआत यानी ये स्टार्ट कब हुआ? 6000 ईयर एगो, यानी कि BCE। इसमें 4000 है, वैसे 6000 है, कोई बात नहीं, 4000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6000 ईयर एगो बोला है, ठीक है। इसके बाद कुछ 100 साल, कुछ टाइम बाद यानी 100 साल बाद कौन सी सभ्यता आई? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। यानी जो हम देखते हैं ना, पिरामिड देखे होंगे, पिरामिड से हैं, उनकी जो हम तस्वीरें देखते हैं, हमने पिक्चर देखी होंगी, ये होती है हमारी मिस्र की सभ्यता की पहचान है। ये क्या है? मिस्र की सभ्यता की पहचान। अब आई हमारी भारत की सभ्यता। तो हमारे भारत की भी एक सभ्यता, कौन सी सभ्यता? सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु, जो मैंने आपको बताया था 3 नाम है इसमें, क्या क्या थे? सिंधु,
हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सरोवर, इसी सभ्यता के बारे में यानी इसी सिविलाइजेशन के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर हमारी ये सभ्यता ना होती, सिविलाइजेशन ना होती, तो शायद आज इंसान इतना आगे नहीं बढ़ पाता। मान लो अगर पहले पहिया ना बना होता, पहिया ही सबसे पहले ले लेते हैं, अगर पहिया ना बना होता तो क्या आज हमारे पास ट्रैवल की जो चीज़ें हैं, कार, बाइक, ट्रेन, ये सब बन पाती? तो क्या बोलेंगे आप? नहीं। अगर हम खेती ना शुरू करते तो क्या हमें ये जो रोज़ खाना मिल रहा है ये हमें मिल पाता? तो आप कहेंगे नहीं। तो यानी आज की दुनिया जो सुविधाएं या जो हमें मिल रहे हैं एडवांटेज, वो हमारे पुराने लोगों की मेहनत की वजह से ही इतने विकसित हुए हैं। अभी हम पूरी दुनिया की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम भारत महाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुई थी। यहीं पर हड़प्पा और या फिर जिसे हम बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ था। अब ये जो टाइमलाइन दी हुई है, इसका मीनिंग देखो, इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, जो थोड़ा सा, लेकिन हम अलग तरीके से समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आपको ये वाला पेज भी समझ में आ गया होगा। तो टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? एक समय की रेखा, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में। तो सबसे पहले इसमें दिया है 4000 BCE यानी मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर 3000 यानी कि मिस्र वाली इजिप्ट की सभ्यता, उसके बाद 2600 भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसलिए हिंदी में समझाया, इंग्लिश में भी हमने पढ़ लिया और हिंदी में भी आपको समझा दिया। सभ्यता मतलब होता है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इसको ही रखते हैं, क्योंकि अच्छे से आप आज इस वीडियो को देखकर इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से समझिएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई डाउट रह जाएगा। अगर इनकेस तब भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अगेन उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगी। इसके बाद हम ये और हो सका तो ये दोनों इतने पेज हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि SST हमें अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। 6 क्लास से हमारी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल अच्छे वाली सोशल स्टडी, जो हमारे काफ़ी इन फ्यूचर बहुत काम आती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे लेंगे। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं इसके आगे की वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कल हम इसका बाकी का पार्ट करेंगे, थोड़ा ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। बाय एवरीवन।